नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 10 जून का जो अपडेट है, ये अपडेट बेसिकली मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं और वो नोट्स आधारित है उन सभी अपडेट्स पे, उन सभी इन्फॉर्मेशंस पे जो मार्केट में सर्कुलेट होते हैं अलग अलग माध्यम से। कहीं कुछ ट्विटर पे आता है, कहीं बड़े लीडर्स होते हैं वो अपने जूम सेशन में बताते हैं, कुछ लीडर्स अपनी कम्युनिटी में लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो हर एक लोगों का अपना अपना विश्लेषण है और वो विश्लेषण करने के बाद वो जानकारी अपनी कम्युनिटी में सर्कुलेट करते हैं। तो उस तरीके की सारी जानकारियों को हमने जो इकट्ठा किया है उस पर मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं और उस नोट को जब मैं तार्किक विश्लेषण किया, उसको कुछ समझने की कोशिश की, तो उसके बाद जो निष्कर्ष मैं निकाला हूँ उसको मैं आज आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँगा। देखिए, हर एक व्यक्ति का अपना तरीका होता है किसी भी चीज़ को समझने का। जानकारी के माध्यम बहुत सारे हैं हमारे पास और उन माध्यमों में से हमें ये देखना है, एक तर्क वितर्क तर्क संगत हम लोगों को एनालिसिस करना चाहिए कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, फैक्ट क्या कह रहा है। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी होती है कि आप देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से, तार्किक दृष्टिकोण से, उसका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तकनीकी दृष्टिकोण से, इन सभी तरीके से आपको एनालिसिस करने की आवश्यकता होती है। तो वही एनालिसिस मैंने किया है और जो मैं समझ पाया हूँ वो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँगा। और उसके बाद फिर हम लोग प्राइस चार्ट का डिस्कशन करेंगे कि प्राइस क्या कह रहा है। और पहले के वीडियो में कल के वीडियो में भी मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, तो संभवतः हम लोगों को वो चीज़ें देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने जो कह दिया वो सही है, वो भी एक तरीका है। तो वो तरीका है तो ऐसा लग रहा है कि वो तरीका काम कर रहा है, तो उस हिसाब से लोगों को मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि भैया आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट वो सजेशन से ज़्यादा ये है कि आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले डिस्क्लेमर से स्टार्ट करते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी मार्केट और अवेक इकोसिस्टम की जानकारी साझा कर रहा हूं और उससे शायद आप लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने चैनल के साथ बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ नोट्स मैंने बनाए हैं, उसको समझते हैं कि क्या चीज़ें हैं ये। सबसे पहले तो अभी कुछ दिनों से जो सर्कुलेट हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, उसके हिसाब से मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, वो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। हाँ, सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिप्टो मार्केट की वास्तविकता क्या समझ में आ रही है मुझे। कुछ समय से मैं पढ़ रहा हूँ, क्रिप्टो मार्केट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें ये समझ में आ रहा है कि देखिए, कीमत जो प्राइस है उसका उतार और चढ़ाव, ये सिर्फ क्रिप्टो की ही बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी तरीके के आप फंडामेंटली स्ट्रांग अगर किसी शेयर को भी देखेंगे तो उसका भी प्राइस, उसमें भी ऊपर उतार चढ़ाव होना, ये बहुत ही नॉर्मल बात है, ये सामान्य बात है। और इस तरीके के मार्केट में फियर डर का माहौल, अनिश्चितताएँ अनसर्टेनिटी और डाउट जिसको फड कहते हैं, वो हर समय बना रहेगा। तो यदि आपको लग रहा है कि कहीं भी आप निवेश कर रहे हैं और यहाँ ये चीज़ नहीं होगी, तो उसके लिए आप बैंक में FD होता है, पोस्ट ऑफिस में FD या उस तरीके के आपके इन्वेस्टमेंट का वो आता है, वहाँ पे आप कर सकते हैं पार्टिसिपेट। बट यदि आप कहीं पे भी वोलेटाइल मार्केट के लिए काम कर रहे हैं या ऐसे जगह पे जहाँ पे कि स्टेबिलिटी नहीं होती है, स्टेबल करेंसीज नहीं होती हैं, तो वहाँ उतार चढ़ाव संभव है। बहुत सारे लोग, इमोशंस होता है उनके पास में, ग्रीड होता है, तो इन चीज़ों से आप अपना निर्णय लेते हैं और उसी कारण से ज़्यादातर लोग है ना, 90% लोग अपना लॉस करते हैं और नुकसान करते हैं। तो इन चीज़ों को समझ के हम लोगों को खास करके इस इकोसिस्टम में तो आना चाहिए। यही परिस्थितियाँ किसी भी इकोसिस्टम और उसके प्रतिभागियों की वास्तविक परीक्षा बनती है। तो इन चीज़ों में अगर आप अपने आप को बिल्कुल दृढ़ता के साथ रुके हुए हैं और आप समझ के साथ लंबे समय के अवधारणा के साथ, लंबे समय के पर्सपेक्टिव से आते हैं, तब तो आप सिस्टम से कुछ फ़ायदा ले सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी प्रोटोकॉल में, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट क्लास हो, वहाँ पे आप फ़ायदा नहीं ले पाएंगे और नहीं लेते हैं लोग, नुकसान कर पाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि 90% लोग नुकसान करते हैं। और उसी के बीच में जो इस इकोसिस्टम ने भी बहुत सारे अपडेट में कहा है ना, ग्रेट फिल्टर, तो वहाँ लोग फिल्टर हो जाते हैं, छट जाते हैं और उनको बाद में नुकसान होता है। तो ओरिजिन के दृष्टिकोण से
बाजार का शोर केवल एक बाधा नहीं बल्कि एक फिल्टर की तरह कार्य करता है। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ भी शोर है, यहाँ भी नॉइज़ है, यहाँ भी अनसर्टेनिटी बना रहता है, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। बहुत सारे लोग पॉजिटिव बोलेंगे, बहुत सारे लोग नेगेटिव बोलेंगे, और बहुत सारे चीज़ों को हम लोगों को समझने की आवश्यकता है कि एक्चुअली क्या है। तो ये फैक्ट तो हम लोगों को पता चल रहा है कि भैया ये चीज़ें, ये वास्तविकता है कि मार्केट की, जो कि उतार चढ़ाव बना रहेगा इसमें। अब क्या होता है, यहाँ दो प्रकार के लोगों को अलग करते हैं। मतलब एक तो भावनात्मक सट्टेबाज होते हैं, जो इमोशनल स्पेकुलेटर्स होते हैं, जो शॉर्ट टर्म के गेन के लिए आते हैं, जो कि डर और अफवाहों से प्रभावित ज़्यादा होते हैं और छोटा सोच रखते हैं, अल्पकालिक सोच रखते हैं, और अस्थिरता में निर्णय बदलते रहते हैं। मतलब जब देखा लगा थोड़ा सा डिप डाउन, ड्रॉ डाउन दिखा तो निकल जाते हैं, लॉस बुक कर लेते हैं। लेकिन वहीं पे एक दूसरा पक्ष है जहाँ पे कि जो लॉन्ग टर्म बिलीवर्स हैं, जो कि आपके इकोसिस्टम में मेकर्स का काम कर रहे हैं। मैं आज उसको भी डिस्कस करूँगा कि वो मेकर्स हैं कौन और क्या कर रहे हैं वो इकोसिस्टम के लिए, उनको भी हम समझेंगे। बट ऐसे लोग जो कि दीर्घकालिक दृष्टि रखते हैं और अस्थायी उतार चढ़ाव में विचलित नहीं होते हैं, सिस्टम की संरचना और उपयोगिता पर भरोसा करते हैं। मतलब फंडामेंटली समझने की कोशिश करते हैं कि कहीं मैं कोई गलत प्रोजेक्ट में तो नहीं आ गया हूँ। तो उसके फंडामेंटल को जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तो किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट में आप अगर निवेश करते हैं तो वहाँ पे उस एसेट क्लास के फंडामेंटल को नहीं समझेंगे तो वो आपको तो डर और अनिश्चितता बनी रहेगी, वो ज़्यादा बनी रहेगी। और ऐसे केस में जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है, कभी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। अब इसमें और भी पहले बताया गया है कि धैर्य का दर्शन, मतलब कुछ बड़े बड़े विचारक हैं, उनका भी कहना रहता है कि धैर्य कड़वा होता है लेकिन उसका फल मीठा होता है। ये हम सब लोग जानते हैं, बट क्या इसको हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं? तो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर धैर्य नहीं होती है और डर की संभावना बनी रहती है, जो कि स्वाभाविक है। तो अब ये भी समझने की आवश्यकता है कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो डिज़ाइन किया गया है, देखिए इन सभी चीज़ों को हमें एक तथ्यात्मक तरीके से एनालाइज करना होगा। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि वेरीफाइड है, वेरीफाइड नहीं है। तो इसके लिए आप और हम लोग इसका निर्णय लेने के लिए क्या करते हैं, हम लोग किसी न किसी टूल या कोई प्रमाणित ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिनाउंड है, हम उस पर विश्वास करते हैं। जैसे सर्टिक है, आर्मस है। तो सर्टिक क्या करता है, सर्टिक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑडिट कंपनी है, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट करता है। तो उसके ऑडिट रिपोर्ट पे हम तो भरोसा कर सकते हैं, है ना। आर्मस लैब है, वो आपके ट्रेजरी की ऑडिट करता है। तो ये सब वर्ल्ड रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो हम इन पे विश्वास करके इनसे हेल्प लेते हैं और तब एनालिसिस करते हैं कि क्या आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है या किस हद तक सही है। तो वो चीज़ें सही लग रही हैं, सही बताया गया है, तो उस चीज़ों पे हम थोड़ा भरोसा कर सकते हैं। और ये भी क्लियर है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो आप लिख देते हैं एक बार ना, वो चेंज नहीं हो पाता है। सॉलिडिटी लैंग्वेज में लिखा जाता है तो वो चेंज नहीं हो पाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कभी चेंज नहीं, हाँ ये होता है कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन जब इकोसिस्टम बनता है, जैसे आपका इकोसिस्टम बना हुआ है उसमें आप लोगों ने ये देखा है, जानते हैं सभी लोग कि 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। मतलब क्या हुआ कि उसकी कोडिंग इस तरीके से की गई है कि अलग अलग स्थितियों में उस एक एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रभाव में आएगा। तो उसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि एक चेंज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को नहीं किया जा रहा है, लेकिन आपके इकोसिस्टम में बदलते स्वरूप में या डेवलप कर रहा है आपका इकोसिस्टम। तो अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता होगी, उसकी कोडिंग की गई है और उसके हिसाब से आपका इकोसिस्टम दिन प्रतिदिन निरंतर आगे बढ़ता जाता है। तो उस हिसाब से उसको डिज़ाइन किया गया है। अब यहाँ पे ये भी समझने की आवश्यकता है कि जो एलजीएनएस का है उसका डिफ्लेशनरी फ्लाईव्हील क्या कहता है। तो डिफ्लेशनरी फ्लाईव्हील को समझते हैं हम लोगों को। ये प्रमुख आर्थिक मॉडल 3 प्रमुख चरणों पर आधारित है। तो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फेज है इसका। तो फोकस स्टेकिंग है, मार्केट में उपलब्ध सप्लाई को कम करता है। जब आप स्टेक करते हैं तो सर्कुलेटिंग मार्केट का जो सप्लाई होता है वो थोड़ा कम होता है। वैल्यू जनरेट करना, इकोसिस्टम के भीतर नई उपयोगिता और मूल्य निर्माण। अब ये जो पॉइंट लिखे हैं इसको वेरीफाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बात तो हम हर समय सुनते हैं, उपयोगिता है या नहीं है एलजीएनएस की। तो हम लोगों ने क्या सीखा है अभी तक, हम लोगों ने ये सीखा है, ये समझा है कि जब तक एलजीएनएस बर्न नहीं होगा तब तक आप ए नहीं बनाएंगे,
ए नहीं बनाएंगे तो आने वाले संभावित टोकन, जो कि हो सकता है कि ANB हो, जिसका अभी ऑफिशियल कोई पुष्टि नहीं किया गया है, बट अगर वो आता है, अगर जैसा उन्होंने वाइट पेपर में लिखा है, अगर ये चीज़ें होती हैं तो आपके टोकन की उपयोगिता है। ठीक है, डिफ्लेशन, बढ़ती मांग और सप्लाई, इन चीज़ों को कंट्रोल करने की व्यवस्था है या नहीं है। अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि जो डाओ कम्युनिटी को, डाओ अचीवर्स जो लोग हैं, उनको जो रिवार्ड आ रहा है या स्पाइडर वेब से जो रिवार्ड आ रहा है, तो उसको जब आप क्लेम कर रहे होते हैं तो बर्निंग मैकेनिज्म, बर्न भी हो रहा है। तो जब बर्निंग हो रहा है, इसका मतलब कि सर्कुलेटिंग सप्लाई आपके टोकन का कम हो रहा है। तो बहुत सारे इसके पीछे लॉजिक है। उस लॉजिक को अगर हम समझते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। नए नए जो टाई-अप्स हो रहे हैं, क्या टाई-अप, अभी पिछले 2-3 दिन पहले का आप वीडियो देखिए, बहुत शानदार टाई-अप हुआ है। उससे क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है, जैसे आपको बताया था, आप लोगों ने लिखा होगा, OraOS, ये अमेरिकन कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका टाई-अप हुआ आपके इकोसिस्टम के साथ, अनुबिस ब्लॉकचेन पे, और वो एक AI डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो AI का समन्वय हो रहा है Web3 के साथ। और कल एक अपडेट आया है जो कि मैंने आप लोगों को शेयर किया है, उसमें क्या बताया, वो पहले भी अपडेट आया था, स्पार्टन एरिना। स्पार्टन एरिना एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपका प्रेडिक्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। मतलब वहाँ पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस का मूवमेंट क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो ज़्यादातर लोग जो कि किसी भी एसेट क्लास में, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, तो इस तरीके के एसेट क्लास में जो लोग भी निवेश करते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं, उन लोगों की इच्छा होती है, उन लोगों की 100% लोगों की जानकारी चाहिए उनको कि क्या मार्केट किस दिशा में जाएगा। तो इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म है। तो आप सोचिए कि आपके अनुबिस ब्लॉकचेन पे OraOS, जो कि AI का सपोर्ट करेगा ऐसे प्लेटफॉर्म को, जो कि प्रेडिक्शन ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, तो इन दोनों से मिलकर ऑटोमेटिकली आपको ऐसी जानकारी मुहैया कराएगा कम्युनिटी को, जिसमें कि लोगों को फ़ायदा हो सकता है ट्रेडिंग करने में या पार्टिसिपेट करने में। तो इस तरीके के सुविधा अगर मिल रही है आपके प्लेटफॉर्म पे, इस तरीके से डेवलप कर रहा है आपका प्लेटफॉर्म, तो उससे क्या होगा, ट्रैफिक ज़्यादा पुल करेगा और आपकी वास्तविक यूजेज बढ़ेंगी। आपके प्लेटफॉर्म पे लोग आएंगे तो यूज़ करेंगे उसको। तो इन सभी चीज़ों को अगर तार्किक तरीके से देखा जाए तो ये तो संभावना बन रही है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में इसका यूज केस डेवलप होने वाला है। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो हमें क्या लगता है, हमें ये समझ में आ रहा है कि आप धैर्य रखिए और आपका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उस पर विश्वास रखिए, और आपके जो इकोसिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा है उसके पीछे नज़र बनाए रखिए कि डेवलपमेंट हो भी रहा है या नहीं, या हम लोगों को गलत जानकारी मिल रही है। तो इन सभी तथ्यों को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, आप अपने स्टडीज़ करेंगे, अलग अलग सोर्सेज जहाँ से आपको जानकारी मिल रही है उसका मूल्यांकन करेंगे, तभी तो आप दीर्घकालीन अवधि के लिए इस सिस्टम के साथ जुड़े रहेंगे और तभी जाके आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज शॉर्ट टर्म में तो किसी भी एसेट क्लास में आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो स्पेकुलेटर्स होते हैं उनमें से कुछ लोग फ़ायदा लेते हैं, ज़्यादातर लोग नुकसान लेते हैं। तो हम लोगों को इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, और हम लोगों को जब ये सब चीज़ें ध्यान आ गया है तो इसका मैंने एक अलग नोट बनाया कि साइकोलॉजी क्या कहता है, नॉर्मल जो लोग होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या है, मनोवैज्ञानिक तरीके से क्या सोचते हैं वो। तो उनका क्या है कि डर और लालच ये प्रमुख प्रेरक शक्तियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसर होते हैं, डर में रहते हैं हम लोग और लालच में रहते हैं। मतलब देखा कि हाँ, इस तरीके का एक टोकन का निर्माण हो रहा है जिसका 2000 गुना बढ़ गया, GLGNS में देखा ना हम लोगों ने कि इतना बढ़ गया। तो अब क्या हो रहा है कि एक समय के बाद लोगों को लगता है यार कहीं मैं कहीं छूट तो नहीं, फोमो में आ जाते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं उसको। तो उसके कारण वो लालच में आते हैं और अपना पैसा निवेश करते हैं और उसके बाद अपना नुकसान कर बैठते हैं, क्योंकि उसके बाद वो प्राइस नहीं बढ़ा। तो इस चीज़ों से बचना है हम लोगों को। डर में आप क्या होता है कि एक रेड कैंडल बना तो हम सारा माल बेच देते हैं। तो इन चीज़ों से बचिए आप। देखते हैं ना, कभी भी आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो क्या कहा जाता है, हॉरिजन आपका बड़ा होना चाहिए। 10 साल का, 15 साल का लोग देखते हैं, समझते हैं, तब जाके उनको कुछ मुनाफा होता है। शॉर्ट टर्म में गेन लेने के लिए तो वो फ्यूचर ऑन ऑप्शंस करते हैं ना इंडियन मार्केट में लोग, तो उसमें ज़्यादातर लोग तो बर्बाद हो रहे हैं, नुकसान होता है, और गवर्नमेंट भी उसको स्पेकुलेशन कर रही है। तो उन चीज़ों में हम लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, किसी समझदार व्यक्ति को तो नहीं करना चाहिए। किसी को सट्टेबाजी ही करनी है तो आप लॉटरी खेलिए, आपकी इच्छा है, ठीक है। सो अल्पकालिक निवेश अक्सर भावनात्मक निर्णय लेते हैं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए ना तो आप इमोशंस के साथ रहेंगे,
तो वो नुकसान देता है आपको। और दीर्घकालिक जो निवेशक होते हैं वो आमतौर पर अस्थिरता को बेहतर ढंग से सहन कर पाते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी होती है। वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है कि या तो प्राइस डाउन हो रहा है, लेकिन यहाँ आपके प्रोटोकॉल में क्या होता है कि कंपाउंड हो रहा है, यील्ड मिल रहा है आपको। तो प्राइस अगर किसी स्तर पर जाकर रुकता है और कुछ समय के लिए भी रुकता है ना, तो आपको वहाँ पे यील्ड इतना प्राप्त हो जाता है जो कि आपके ग्रोथ का काम करता है। तो ये सिर्फ क्रिप्टो बाजार की बात ही नहीं है, शेयर बाजार हो गया, रियल स्टेट हो गया, या कमोडिटी बाजारों में भी देखा गया है। ये बिल्कुल साफ बात है। तो इन चीज़ों को, इसी को साइकोलॉजी कहा गया है, तो इसको भी समझना चाहिए हम लोगों को। अब टेक्निकली हम समझते हैं कि तकनीक क्या कहता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सबसे बड़ी विशेषता वास्तव में उसकी पूर्व निर्धारित निष्पक्षता है। मतलब वो बिल्कुल निष्पक्ष भाव से जो लिख दिया गया है वही शाश्वत सत्य होता है, अगर वो वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है तब। तो हमें ये देखने की आवश्यकता है कि आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है या नहीं है, उसको बीच में कुछ छेड़छाड़ तो नहीं किया जाता है। तो ये हमारा सर्टिक ने बता रखा है कि हाँ ये आपका बिल्कुल वेरीफाइड है। तो जब इस पर ऐसा है तो हम लोगों को तो जो लिख दिया है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उस पर विश्वास कर सकते हैं हम लोग। तो यदि स्टेकिंग रिवार्ड का नियम कोड में लिखा है तो स्टेकिंग में आपको जो परसेंटेज मिलना है वो मिलेगा। अब उसमें क्या ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है उसके हिसाब से लचीलापन तो रखेगा ना वो, नहीं तो अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएगा कि हाँ ये आपको इतना परसेंट मिलेगा, तो वो संभव नहीं होता है। अगर कर देगा तो वो क्रैक करेगा, आपका सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए इलास्टिसिटी होती है वहाँ पे, इस तरीके से कोडिंग की गई है, ठीक है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें ना इमोशंस होता है, ना फियर होता है, ना ग्रीड होता है, वो तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी पे आधारित है। तो वो उसमें मानवीय हस्तक्षेप भी नहीं हो सकता है। तो इन चीज़ों को समझ के हम लोगों को समझना चाहिए कि आपकी टेक्नोलॉजी किस हद तक बेहतर है या नहीं है, उसकी भी समीक्षा करनी चाहिए। और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हम लोगों को क्या देखना है, तो हम लोगों को इकोनॉमिक दृष्टिकोण से ये समझने की आवश्यकता है कि ये मॉडल कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली मैंने ये लिखा है कि फोकस्ड स्टेकिंग आपको किया हुआ है, सर्कुलेटिंग सप्लाई रिडक्शन ये होगा, ये सारा प्रोसेस है। यूटिलिटी ग्रोथ, अब ये देखिए यूटिलिटी ग्रोथ है भी या नहीं है, इसको हम सभी लोग को वेरीफाई करना चाहिए, समझना चाहिए। और जब समझ में आए तभी आप आगे बढ़िए। डिमांड इंक्रीज होगा या नहीं होगा, या हम सिर्फ कहानियों पे बातें कर रहे हैं, तो डिमांड है या नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि इसका भविष्य में डिमांड बन सकता है, उसको वेरीफाई करने के लिए आप देखिए कि प्रोजेक्ट में टाई अप्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बड़े बड़े जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स है क्या आपके प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनका वीकली रिपोर्ट क्या कहता है, ब्लॉक फॉर्मेशन क्या हो रहा है आपके ब्लॉकचेन पे, कितने पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, कितनी नई ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं, कितने वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। तो ये सभी चीज़ों को हम लोगों को देखना पड़ता है, तब जाके आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि डिमांड है या नहीं है, टोकन का बर्निंग मैकेनिज्म है या नहीं है। तो दिख रहा है ना, बर्निंग हो रही है, और बर्निंग मैकेनिज्म आगे भविष्य में तेज होगा जब आपको ए का निर्माण करना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को जब हम देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, तब जाकर आप इकोसिस्टम पे विश्वास कीजिए, और उसके बाद तब आपको लगेगा कि हाँ इसका डिमांड यूज केस है, तब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो वहाँ धैर्य के साथ आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि डर तब लगा हुआ होता है जब हमें जानकारी नहीं होती है। अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी होगी, आप किसी रोड पे कार चला रहे हो, तो उस रोड पे आप अक्सर आते जाते हो, आपको पता है कि कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, तो आप उस हिसाब से अपने आप को संभाल लेते हो। लेकिन जहाँ आपको पता ही नहीं है कि उस सड़क पे क्या है, तो आप तो डर के चलोगे ना, आपकी स्पीड गति कम होगी। तो जानकारी के साथ ही आप आगे बढ़ें और वेरीफाई करते रहें, जानकारी लेते रहें, और तब आपका डर नहीं रहेगा। उस केस में क्या होगा कि आप शॉर्ट टर्म के जो वॉलेटिलिटी आती है उससे परेशान होकर आप बाहर नहीं निकलेंगे, एग्जिट नहीं होंगे और लॉस बुक नहीं करेंगे, तो उनसे बच सकेंगे आप। और इसका मेन जो समीकरण है वो यही कह रहा है कि अधिक धैर्य, निष्पक्ष स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उपयोगिता और डिमांड और दीर्घकालीन मूल्य संचय, इन सभी चीज़ों का समावेश अगर होता है, ये अगर समझ में आता है आपके इकोसिस्टम में, और इन्हीं चीज़ों को हमें वेरीफाई करते रहना पड़ेगा। जो लोग बड़े सीनियर्स या लीडर्स कहते हैं ना कि आप नॉलेज लो, तो नॉलेज सिर्फ इन्हीं चीज़ों का लेना है कि आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या काम कर रहा है, आपका डिमांड सप्लाई बना हुआ है या नहीं है, यूज केस बना हुआ है या नहीं है, लॉन्ग टर्म में क्या इसका मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। तो इन चीज़ों के साथ आप रहेंगे तभी, सिर्फ प्राइस सब कुछ नहीं होता है, इन सभी चीज़ों का समावेश अगर रहेगा तो हम लोग आगे बढ़ सकेंगे और इकोसिस्टम में डर मुक्त, मतलब उसको डर से हम लोग बाहर निकल सकेंगे, है ना।
निडर होके आप काम कर पाएंगे। तो ये चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अब एक चीज़ और देखता हूँ, मैं समझाता हूँ आप लोगों को। आप एक डेटा देखिए, ये डेटा भी सर्कुलेट हो रहा था, काफ़ी लोगों ने ये डेटा, और ये हम लोगों ने देखा भी होगा कॉइन मार्केट कैप पे। आप अगर एनालिसिस करते हैं तो आप देखेंगे कि बिटकॉइन अभी क्या हो रहा है, $63,000 के आसपास है, जो कि 47% लगभग है। ये 1-2 दिन पहले का डेटा है। 47% ड्रॉ डाउन है। इथेरियम लगभग 66% ड्रॉ डाउन है, $1,650 पे चल रहा है। ये कॉइन मार्केट कैप पे आप लोग देख सकते हैं, मैं दिखा भी दूंगा आप लोगों को। BNB भी 50% टूटा हुआ है, XRP टूटा हुआ है। ये सारे टॉप प्रोजेक्ट्स हैं। तो जब इनका प्राइस टूटा हुआ है तो ये स्वाभाविक है कि क्रिप्टो मार्केट से पैसा बाहर निकल रहा है। जब ये निकल रहा है तो उसकी क्या चीज़ें हो रही हैं आपके बिट इस पर भी। तो हालांकि LGNS का तो प्राइस अक्सर हम लोगों को ज़्यादातर दिखा है कि ये डाउन ट्रेंड में ही रहा है, कभी अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करके बहुत कम समय के लिए ऊपर गया है। लेकिन चूंकि आपको यील्ड दे देता है, इसलिए इसका नेचर ही ये है। ये ऊपर जाए, इसके ये तब निर्भर करता है कि इसका यूज़ केस बहुत स्ट्रांगली अब एक्टिवेट हो गया है, यूज़ केस हो गया है, और बर्निंग मैकेनिज्म जो कि भविष्य में संभावना दिख रहा है। तो उन चीज़ों को समझ के आप ये समझ सकते हैं कि हम लोगों को सबसे ज़्यादा ये विचार क्या है, दैनिक मूल्य पर ध्यान देने के बजाय, मतलब जो डेली जो प्राइस है उस पर ध्यान देने के बजाय क्या करना चाहिए, यूनिट्स को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। और कभी कभी ऐसा प्राइस जोन आता है जहाँ पे कि प्राइस आकर रिवर्सल लेता है और कुछ समय के लिए ऊपर टिकता है, तो वहाँ एक्यूमुलेट हो जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक्यूमुलेशन होता है। तो इसका फ़ायदा आप उठाइए। और एक्यूमुलेशन जब होता है तो क्वाइन आपके पास ज़्यादा इकट्ठा होता है। तो क्वाइन इकट्ठा करने का सजेशन क्यों देता है बार बार आपका प्रोटोकॉल? वो इसलिए क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से ये लग रहा है कि आगे संभावित आने वाले दिनों में इसका यूज़ केस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपके पास जो इकट्ठा होगा LGNS का टोकन, उसकी बर्निंग करके ही आप अलग अलग जो प्रोग्राम्स आते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को हम लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और ये क्लियरली बता रहा है कि LGNS केवल कीमत के बारे में नहीं, बल्कि समुदाय, भागीदारी और इकोसिस्टम ग्रोथ के बारे में है। तो आप ये चीज़ को समझिए कि ये समुदाय, भागीदारी और इकोसिस्टम ग्रोथ क्यों कह रहा है। सर आप लोग ये भी देखो, मैंने एक बड़ा चीज़ों को स्टडी किया तो मुझे ये समझ में आया कि कुछ लोगों के विचार, हर एक लोगों के अपने विचार हो सकते हैं जिसका मैं सम्मान करता हूँ, बट उस विचार के साथ साथ इन चीज़ों को भी देखने की आवश्यकता है कि डेटा क्या कर रहा है और इकोसिस्टम में हो क्या रहा है। अब आप देखो, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ये जो बेच रहे हैं ना, प्राइस जो बेचते हैं लोग, उसमें क्या होता है, ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनके पास टोकन की ज़्यादा संख्या होती है और वो बेच रहे हैं। बट ये कहना गलत होगा मेरे हिसाब से। ये कहना, अभी मुझे जो स्टडी करके पता चल रहा है कि सारे लोग जो कि मतलब पहले से सिस्टम में है, वो सारे लोग बेच रहे हैं। अरे भैया, जब वो सारे लोग बेच रहे हैं तो वो व्यक्ति कौन है जो कि बिना किसी स्वार्थ के लिक्विडिटी प्रोवाइड किया? हमें ये चीज़ भी समझने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि जब ILO ओपन होता है तो वो 19 घंटे में $100 मिलियन इकट्ठा हो जाना ये आम बात नहीं है। तो ये किन्होंने किया है? वैसे व्यक्ति होंगे ना जिनको कि ज़्यादा समझ होगा, इस इकोसिस्टम पे भरोसा होगा, उन लोगों ने किया होगा। ये छोटा रकम नहीं है। $100 मिलियन 19 घंटे में इकट्ठा हो जाना बिना किसी मतलब स्वार्थ के, तो वो मेकर्स है। अब आप देखिए, बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग टर्म में पार्टिसिपेट किया, जिसमें कि 600 डेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग, 360 डेज के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और एक एक दिन में मतलब 1-1 लाख LGNS पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये कौन है? और उनका फंड तो वो 1 साल के लिए और 600 दिनों के लिए सिस्टम के पास इकट्ठा रहेगा, स्टोर रहेगा। तो वो व्यक्ति भी तो, उसका भी तो ध्यान देना पड़ेगा। संभवतः वो भी वही व्यक्ति होंगे जो सिस्टम में पहले कमाए होंगे, या ऐसे डाउ अचीवर्स हैं जो कि सिस्टम को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको हम मेकर्स कह सकते हैं। आप देखो ना, अभी जो डाउ अचीवर्स हैं वो लोग NFT खरीद रहे हैं। डाउ अचीवर्स के अलावे भी लोग NFT खरीद रहे हैं, क्योंकि बाद में समझ में आया कि NFT का मूल्य क्या हो सकता है। तो वो भी इतने फंड, सोचिए कि हज़ारों, मतलब 10,000 जो डाउ अचीवर्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड हैं, अब वो सब लोग एक एक NFT भी खरीदेंगे तो एक NFT की कीमत $10,000 है। तो सोचिए 10,000 गुने 10,000 कितने करोड़ों रुपए हो जाते हैं। तो ये कौन खरीद रहे हैं? ये भी तो कोई ना कोई मेकर है, ये भी तो सिस्टम के साथ वही व्यक्ति है ना जो कि पहले कमाए होंगे, या नए लोग भी आ रहे हैं। तो ये कहना गलत हो जा रहा है कि जो लोग पहले कमाए हैं, जो सीनियर्स हैं, जो अचीव किए, सर उन्होंने जो अचीव किया है ना रैंक, उन्होंने रैंक तब अचीव किया है जब इसका मूल्य
LGNS का प्राइस 18, 20, $25 था। उस समय से वो मेहनत करते आए हैं और $3 भी आया ना प्राइस अभी, तो भी वो अपने रैंक को होल्ड किए हुए हैं। जब अपना रैंक होल्ड करना होता है उनको और प्राइस कम होता है, तो आपको क्या लगता है, उनको अपना फंड भी तो इन्फ्यूज़ करना पड़ता है ताकि उनकी रैंक बनी रहे। तो ये सभी चीज़ों को भी समझने की आवश्यकता है, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपके इकोसिस्टम में दम कितना है और इस पे लोगों का विश्वास कितना है। हम लोग तो खैर छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स के रूप में हैं यहाँ पे, तो हम लोग अपना आकलन करते हैं, समीकरण करते हैं, बट उन लोगों के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा जो कि रेड कारपेट बिछा के चल रहे हैं और आगे आने वाले कम्युनिटी को एक बड़ा अच्छा रोड मैप दे रहे हैं। तो मैं तो सैल्यूट करता हूँ, थैंक यू करता हूँ उन लोगों को, सम्मान करता हूँ उन लोगों का। बट चलिए ठीक है, हर एक आदमी का अपना पर्सपेक्टिव है समझने का। मैं कोई मतलब इसकी वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं अनबाइज्ड हूँ, मैं कोई पक्ष में भी नहीं बोलूँगा, विपक्ष में भी नहीं। गलत जिनको समझना है वो गलत समझ सकते हैं, उनकी विचारधारा है। बट जो हमारा नैतिक जिम्मेवारी ये होता है कि हमें चीज़ों को समझना चाहिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे, आप उन सभी प्रोजेक्ट के साथ में आप कंपेयर भी कीजिए, और जब कंपेयर करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, क्या मैं दूसरे प्रोजेक्ट को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कंपेयर करने से आपको ये पता चलता है कि आपका जो प्रोटोकॉल है क्या सही दिशा में जा भी रहा है या नहीं जा रहा है। तो इन चीज़ों को समझ के आगे बढ़िए, यही था आज का मेरा उद्देश्य। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन जो कि टॉप लीडरशिप ने अपने टीमों में दिया था, ये कल का इन्फॉर्मेशन है, जिसमें कि लोगों ने ये बताया था कि सारी कम्युनिटी, चाइना की कम्युनिटी और कोरिया की कम्युनिटी, लगभग 9 जून को, ये टाइम थोड़ा डिफर कर सकता है, अलग अलग टाइम जोन है, तो 9 जून को सभी लोगों ने, सोचिए कितनी बड़ी बात है ये, कि कम्युनिटी के लोगों ने आपस में निर्णय लिया कि हम सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। जो टॉप लीडरशिप है वो $10,000 से, $5,000 से, तो इस तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसका इम्पैक्ट हम लोगों को प्राइस पे पड़ा है। मैं देखूंगा अभी चार्ट जब विश्लेषण करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है। तो बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं जो कि समझने की आवश्यकता है। बाकी पॉजिटिव और निगेटिव तो हर एक जगह पे होता ही होता है। सो चलिए सर, इसी के साथ आज का अपडेट में जो स्टडी किया था वो शेयर किया मैंने आप लोगों को। अगर बढ़िया लग रहा है तो चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बिल्कुल अपना निर्णय तब लीजिए जब आप बिल्कुल वेरीफाई कर लें अलग अलग सोर्सेज को और अपने बुद्धि विवेक से काम करें। चलिए आगे चलते हैं, प्राइस चार्ट को देखते हैं क्या कह रहा है प्राइस चार्ट। प्राइस चार्ट पे आते हैं, ये मैंने चार्ट ओपन किया है जिसमें कि पॉलीगॉन के चेन पे जो प्राइस है। अब ये देखिए, कल की बात कर रहा हूँ, कल के वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि इस जोन पे मैंने बताया था कि यहाँ से रिवर्सल, ये रिवर्सल कब लिया है 9 जून को, ये उसी मैसेज के बाद सर आया है जब लोगों ने डिसाइड किया कि हम पार्टिसिपेट करें, और वहाँ पे ये मैसेज मेरे पास भी आया था। तो मैंने ये सोचा था कि कल देखूंगा इसका प्रभाव क्या पड़ता है। साहब, जब ये मैसेज आया उसके बाद लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये वही लोग हैं जो सिस्टम में पहले से हैं, मेकर्स हैं, उनके बाइंग करने से ये इम्पैक्ट पड़ा। आपको पता है कितना % का उछाल आया था इस समय? यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये तकरीबन 10% का उछाल आया। तो ये आम बात नहीं है, कम्युनिटी में सहयोगिता बहुत बनी हुई है। तो लेकिन ये भी मैंने कल के वीडियो को आप सुनेंगे तो बताया था कि ये उछाल आया है, और जब इस रेंज को अगर क्रॉस नहीं करेगा तब ये फिर से ड्रॉ डाउन आएगा, और यहाँ पे सेलिंग आई, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अभी भी ग्रेट फिल्टर के पार्ट है ना, वो वेट कर रहे थे, उनको 10% बढ़ा और वो बेच दिए फटाक से। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, ये आम बात है। तो ये आम बात है, इन चीज़ों से हमें दूर रहना। अगर आपको 2, 4, 5 साल के लिए कुछ समझ रहे हैं तब जाके आपको कुछ फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ तो शॉर्ट टर्म में तो ये 10% जो लोग लिए अब वो बेचेंगे, 5% का सेल टैक्स दे देंगे। तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं। चलिए इसको और समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अभी के समय में क्या हो रहा है, पार्टिसिपेंट्स क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, इसको समझते हैं। 24 घंटे में 1.89, 2% का ड्रॉ डाउन है, बट अच्छी बात है कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था कल की एक्टिविटी के बाद से, और अभी लगभग वो बाई वॉल्यूम 22-23 मिलियन के आसपास है, जो कि कम है सेलिंग वॉल्यूम से। तो सेलिंग प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आज मॉर्निंग में देखा था ये, इनफैक्ट कल शाम में तो बहुत ज़्यादा बाइंग वॉल्यूम 5 मिलियन ज़्यादा था सेलिंग वॉल्यूम से। अभी के समय में देखते हैं कि वेल्स क्या कर रहे हैं। तो 10,000 वाले, ये देखो सर आपके सामने ये लाइव डेटा है, क्या कर रहे हैं, जो बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं वो फिर से पार्टिसिपेट करना शुरू किए। ये देखो अभी आपके सामने 2 मिनट पहले किसी ने 12,700, ये आपके सामने पेज है। अब देखो इससे क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब तो यही है ना कि पार्टिसिपेंट्स भी हैं जो बाइंग कर रहे हैं। ये मरा हुआ प्रोजेक्ट नहीं है, ये जब तक
अप डाउन नहीं होगा, बाइंग नहीं होगी, सेलिंग नहीं होगी, तो आपका प्रोजेक्ट लाइव कहलाएगा ही नहीं। वॉल्यूम ही नहीं बनेगा तो कैसे लोग आएंगे यहाँ पे। और वॉल्यूम से आपकी लिक्विडिटी बनी हुई है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इन चीज़ों को देख के तो ठीक लगता है कि प्रोजेक्ट फंडामेंटली स्ट्रांग है। बाकी देखिए आगे क्या होता है, अपना डिसीजन लीजिए। और अब चलते हैं हम लोग GLGNS के प्राइस को देखते हैं। GLGNS के लिए भी अगर आप कल परसों का वीडियो देखेंगे तो मैंने ये वाला जो साइकोलॉजिकल रेंज था इसकी चर्चा की थी। यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया यहाँ और फिर ऊपर गया, कल फिर सपोर्ट लिया यहाँ से और सस्टेन कर रहा है प्राइस। इट्स अ गुड साइन कि आपका जो प्रोटोकॉल है मजबूत है ये GLGNS। होल्डर्स भी कल 72,000 के आसपास थे, आज 73,000 के आसपास दिख रहा है। तो इन सभी चीज़ों को देख कर आप समझ सकते हैं। एक बार हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं, टाइम तो हालांकि नहीं है बट फिर भी कॉइन मार्केट कैप पे क्या कह रहा है आपका मार्केट। तो ये भी देख रहे हैं हम लोग कि पिछले 7 दिनों में बिटकॉइन 8%, इथेरियम 12%, ये हम लोगों ने देख लिया ना। BNB 8%, XRP 10%। तो मार्केट तो बियरिश है। फियर एंड ग्रीड जोन को भी आप देखते हैं तो इस पर भी डेटा यही कह रहा है कि आपका एक्सट्रीम फियर के रेंज में है। तो ठीक है, मार्केट के साथ ही हम लोग चल रहे हैं, कोई नई चीज़ें नहीं हो रही हैं आपके साथ। नई चीज़ें सिर्फ ये हो रही हैं कि डेवलपमेंट और नए नए टाई-अप्स हो रहे हैं इकोसिस्टम में और अनुबिस ब्लॉकचेन पे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें वैल्यू ऐड कर रही होंगी। आप लोगों का दिन शुभ रहे, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं।